हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं लेके आ गया हूँ 30 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का जो बाकी के 15 क्वेश्चंस थे। तो कि 15 मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिए। इसके बाद आप आगे के 15 सवाल देखो। 16 नंबर का सवाल है ये। तो देखते हैं साहब ये क्या बोलना चाह रहा है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, इतना इतना कुछ तो दिया है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखो बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक अगर ऑप्शन दिया रहेगा तब ये काम में आएगा, है ना। अब देखो एक बात तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू 1 जो है ना, ये डेल्टा 0 पे होना चाहिए, है ना। जो थोड़े ठीक ठाक स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा 0 होने पे मतलब क्या होता है चीज़ें। लाइक देखो डेल्टा को मैं 0 करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा ना तो आप देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 है, फिर क्या है 1 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या है 1 3 लैम्डा, है ना। इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो क्या आएगा देखो 1 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर -1 के साथ लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 3 - 2। इसको अगर मैं 0 करता हूँ ना, देखना क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इसको क्लब कर दो साथ में तो कितना हो जाएगा -2 लैम्डा स्क्वायर। उसको राइट में लेके जाओ 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दैट इज़ लैम्डा उधर गया तो माइनस लैम्डा और -1 इक्वल टू 0। ये तो फैक्टराइज हो रहा है तो 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 क्या हो गया ये +1 लैम्डा हो गया बराबर 0। देखो पहले दोनों में मैंने 2 लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बचा लैम्डा -1 प्लस 1 कॉमन लिया तो लैम्डा -1 बराबर 0। देखो मैंने बोला था आपको लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है और लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2। इसका मतलब कि डेल्टा 0 होगा लैम्डा 1 पे और लैम्डा -1/2 पे। अब फिर से वही बात कि भैया म्यू क्यों दिया है, म्यू 0 होगा, म्यू का वैल्यू 13 होगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 रहे होंगे, है ना। यही मैं समझ के चलता हूँ। देखते मैं आंसर सही कर पाता हूँ क्या। देखो पहला क्या बोला है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन मिलना चाहिए। लैम्डा का वैल्यू अगर 1 नहीं है ना, तो लैम्डा का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -1/2 भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। इसका मतलब डेल्टा 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन म्यू का वैल्यू इसने 13 बोल दिया है। म्यू 13 होने से हमें ये पता चल गया कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो 0 है। अगर वो तीनों 0 हो गया तो भाई डेल्टा को कुछ भी रहने दो ना। मान लो अगर 0 भी हो गया तो आपको इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर 0 नहीं हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 मिलता है कि नहीं। तो मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, बोला सिस्टम इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ इसका मतलब डेल्टा तो पक्का 0 है, और म्यू का वैल्यू 13 मैं नहीं रख रहा हूँ, इसका मतलब कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है वो 0 नहीं है। ऐसे में क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ना? अब क्या बोल रहा है, सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 और म्यू नॉट इक्वल टू 13। हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। क्यों, देखो लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं है तो -1/2 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मान लो -1/2 भी नहीं है, तब तो भैया ना डेल्टा 0 है ना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 है। इसका मतलब सोल्यूशन तो यूनिक आना चाहिए, एकदम सही बात है। लेकिन तब क्या होगा अगर लैम्डा का वैल्यू -1/2 हो गया, इसका मतलब डेल्टा तो 0 है लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो है। इसका मतलब उस समय सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ये क्या बोल रहा है, यूनिक सोल्यूशन पक्का है, तो ये गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही बोल रहा है, और सिंगल करेक्ट है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। हालांकि मैं देख लेता हूँ नीचे भी क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब डेल्टा 0, और इसका मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब 0 है। इसका मतलब ये तो सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ना। आई थिंक आपको मज़ा आएगा इसमें सॉल्व करने में। देखो अगर ऑप्शन दिया है तो हम क्यों ना ऑप्शन देख के सॉल्व कर ले भाई, हमें कुछ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब नहीं सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ओके चलो देखते हैं। ये तो वही बात हो गई कि ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, इस टाइप का। मेरी नज़र से देखो आप क्वेश्चन को, मेरी नज़र से देखो क्वेश्चन को। ओके चलो 17 नंबर पे देखते हैं क्या है। अगला क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर सच दैट, ठीक है भैया, बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, मान लिया। बी क्रॉस ए 2 दिया है, ये भी मान लिया। बी क्रॉस ए -b
का हमें होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है भैया। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है ना, तो ये क्या आता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आता है ना, ऐसा आता है। तो इसका स्क्वायरिंग ओपन करो, देखो आएगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b क्रॉस ए डॉट बी, है ना। अच्छा अब देखो ये तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि बी वेक्टर बी क्रॉस ए के तो परपेंडिकुलर होगा ना, वो तो ज़ीरो हो गया। देखो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है तो 1, कुल मिला के 5। अरे भैया इतना चिंदी कहाँ पूछ लेते हो जे मेंस में। 18 देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना कॉस इनवर्स अल्फ़ा से बीटा तक है। अच्छा कुल मिला के हमें डोमेन निकालना है, ठीक है भैया। इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्चुअल तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखते हैं, मतलब हमें सॉल्व करना है 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। ये लॉग के अंदर है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा कोई समथिंग एक्सप्रेशन पॉजिटिव करना है, मतलब वे भी करो, आएगा काम में। 2x प्लस 3 अपॉन, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, 4 3 12, हाँ फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। मेरा तो नसीब खुल गया, क्योंकि ये फैक्टराइज हो रहा था। 2x प्लस 3 अपॉन, देखो इसमें से 4x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1। ओके गाइस, ये बन गया 2x प्लस 3 अपॉन, नीचे वहाँ देखो 4x माइनस 3 और कितना x प्लस 1। ये कैसा हमें देखना है, पॉजिटिव करना है ना। तो वे भी करो के हिसाब से ये क्या बोल रहा है भैया, इसमें देखो यहाँ से आएगा -3/2, तो -3/2 सबसे छोटू हो जाएगा, फिर आएगा -1, फिर आएगा 3/4, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस, -3/2 से -1 और 3/4 से इन्फिनिटी ना, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब कॉस इन्वर्स के अंदर भी कुछ है, कॉस इन्वर्स के अंदर भी देख लो ये क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखो अगर कॉस इन्वर्स के अंदर है ना, तो इसकी मजबूरी है इसे -1 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो पाएगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, -1 इधर आया तो +1 हो गया, तो 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पैरेलली मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1, 1 इधर आया माइनस हो गया, तो 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है भैया, ऊपर मुझे दिख रहा है 3x प्लस 1, नीचे x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा बीच में यहाँ पे एंड लगता है ना, ऐसा नहीं कि और लगा हुआ है, इसमें एंड क्यों लगा है, क्योंकि -1 से बड़ा तो होना ही चाहिए और 1 से छोटा भी चाहिए, तो एंड लगाना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बाद में हमें। ऊपर हो गया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 कैसे हो गया, ये 0 होना चाहिए ना। इसमें देख लो, एक है -2, एक है माइनस का 1/3, तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए प्लस वाला, ठीक है। इधर क्या है, एक है -2, दूसरा है 3, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए माइनस वाला। ये बोल रहा है -2 से 3 दोनों पे क्लोज, एक सेकेंड, -2 पे क्लोज नहीं रहेगा, ये तो हम ब्लंडर मिस्टेक कर देंगे भैया, ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ पे हाँ छोटू ब्रैकेट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया था ना। इसमें रहेगा -∞ से -2 यूनियन -1/3 से इन्फिनिटी। अब ध्यान से -1/3 पे क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर से आया था। अब इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें, है ना। इंटरसेक्शन के लिए ये देखो, ये पहला वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये -2 से आगे की बात कर रहे हैं। तो एक बोल रहा है -2 से 3 तक, एक बोल रहा है नहीं -1/3 से इन्फिनिटी तक। तो क्यों ना मैं दोनों को क्लब करके क्या बोल दूँ, ऐसा बोल देता हूँ, -1/3 से 3 तक, है ना। तो इसमें 2 नहीं आएगा ना, -2 वाला चीज़ है 3 तक, ये देखो ऐसा हो गया। अब हमें इसका और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्या था -1/3 से 3, -1/3 से 3, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब देखते हैं, तो
अच्छा पहले ऊपर वाला आंसर लिख लेता हूँ। तो -3/2 से -1 यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी। देखो ये नेगेटिव वाला तो -1 तक ही है, तो ये गलत हो गया, कॉमन आएगा नहीं। 3/4 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है -1/3 से 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 3/4 से 3 तक आएगा। 3/4 पे ओपन और 3 पे क्लोज। अरे वाह, हमें ऐसा ही चाहिए था। ये देखो 3/4 से 3 ओपन और इस पे क्लोज। देखो अल्फ़ा बीटा बोला है ना यहाँ पे, तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया 3/4 और बीटा कितना हो गया 3। तो क्या बोलता है 5 बीटा, 5 बीटा मतलब 15 माइनस 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा मतलब 4 × 3/4, तो 4 4 कट गया, 15 में 3 गया 12, 12 बचा है। चलो भैया 12 सही है। 19 कहाँ है, क्या बोला, अ बैग ए कंटेन्स 3 वाइट 7 रेड बॉल्स। ओके क्या बोल दिया ये, एक बैग ए है, इसमें 3 वाइट हैं 7 रेड बॉल्स हैं, दूसरे में 3 वाइट है और 2 रेड है। ठीक है भैया, दूसरे रेड का नाम बी बोला गया है, मान लिया मैंने। क्या बोला है, 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन। एक बैग को सेलेक्ट किया जा रहा है, उसमें से एक बॉल निकाला जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अच्छा ये वाइट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। वाइट या तो पहले में से आएगा तो दूसरे में से आएगा। पहले बैग को सिलेक्ट किया, उसमें से वाइट निकाला, 3/10 हुआ है ना, प्लस दूसरे बैग को सिलेक्ट किया। अच्छा प्रोबेबिलिटी में 1/2 ले भी सकता हूँ, हालांकि बेस थ्योरम में अगर सेम सेम है तो नहीं लोगे तो भी चलता है। इसमें से कितना वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, 3/5। ये पूरा वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये कितना हो गया भैया, 3/5 को मैं बोल सकता हूँ 6/10, तो कुल मिला के कितना हो गया, 9/10। 9/10, हाँ सही है। चलो अब देखते हैं, अब बोल रहा है कि वो बैग ए में से आना चाहिए। तो बैग ए में से आए तो मतलब हमें ऐसा निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इतना, और बैग ए को सेलेक्ट करो और उसमें से वाइट निकालो, ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है। बेस थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैंने मान लिया है कि भाई 1/2 था करके, वो 1/2 सभी में होगा, मतलब चलो मैं इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ी सी सिंपल लगेंगी। 1/2 वाइट निकाला मैंने ए में से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। थ्री बाई 10 डिवाइड कर दिया मैंने 9/10 इंटू 1/2। देखो 1/2 कट गया कि नहीं, फिर से 10 से 10 भी कट गया, 3/9 कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3। 20वें नंबर पे क्या है भाई, लेट अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमा 0 0 कॉमा बीटा बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इतना ठीक है। अल्फ़ा 0 और 0 बीटा, वो तो कैसे आता है, देखो 5x + 7y = 50। जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, 50/7, ठीक है। जब y 0 होगा तो x कितना होगा, 10, तो 10,0, ठीक है। लेट द p डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो 7:3। 7:3 में डिवाइड कर रहा है। देखो ऐसा कुछ है, ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,50/7, और ये कौन सा हो गया, 10,0। कोई तो एक पॉइंट है बीच में जो उसको 7:3 में डिवाइड कर रहा है। एक सेकेंड, ए कौन है, ए अल्फ़ा कॉमा 0, ये ए है और ये बी है। 7:3 मतलब इधर 7 है इधर 3 है। तो पहले तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है पी का। इसमें तो केवल कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो कैलकुलेशन थोड़ा मेरा वीक है। हाँ तो मुझे ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, कुछ तो क्या मान लूँ भाई, ए कॉमा बी मान लेता हूँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसमें जो ए का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 × 10,
3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 10। आंसर कितना आ गया 3। और तो मुझे पहले से ही 3 पता था। आप बोलेंगे कैसे, बताता हूँ सब चीज़ बताऊँगा। बी कैसे आएगा देखो, वाई कोऑर्डिनेट ना, तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 50/7 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 5 आ गया। 7 देखो ऊपर 0 हो गया, 7 7 कटा 50/10 5। आप बोलेंगे कैसे, इस प्रकार से देखो, ये 0 है ऊपर और ये 10 है, तो x का वैल्यू 0 से 10 तक आ रहा है, ऐसा समझो x का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक आ रहा है, तो हमें 3 गुना आगे जाना है, 3 गुना राइट में जाना है, तो 0 से 3 गुना आगे जाऊंगा अगर पूरा 10 तक जाना है। तो देखो 3:7 में है ना, तो मतलब सब एक एक पार्ट 1 1 का रहेगा, तो 3 आगे जाना है मतलब उसका कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, ऐसा कुछ है ना। ओके चलो अच्छा देखते हैं। और देख लो 50/7 का भी मैं बता सकता था। 50/7 के भी 10 टुकड़े कर दो तो कितना आएगा 5/7 आएगा। लेकिन अब देखो y कोऑर्डिनेट का, y का वैल्यू नीचे से ऊपर जाने पे पड़ता है ना, तो नीचे से वो 7 है, तो 5/7 का 7 टाइम्स कितना होगा 5 होगा, इसलिए 3,5। हाँ चलो p आ गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स दिया है इसका x² अपॉन a एंड कांस्टेंट फोकस बी एस इफ फ्रॉम एस द परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस पासिस थ्रू p। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। एंड द करेस्पॉन्डिंग फोकस बी एस, मैं डायग्राम थोड़ा बना लेता हूँ। मान लो ये हमारा एलिप्स हो गया, एलिप्स का हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है x = 25/3, डायरेक्ट्रिक्स मैंने मान लिया। अब क्या बोला है, एलिप्स इतना है एंड द करेस्पॉन्डिंग फोकस भी एस, एस कोई तो इसका फोकस होगा, इसी के करेस्पॉन्डिंग एस हो गया। अब बोला है इफ फ्रॉम एस द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पासेस थ्रू पी देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। कुल मिला के हमें ए और बी चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम तभी आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो कभी न कभी ये 3,5 से पास कर रहा है, यही बोला गया है ना। तो समझो डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है a अपॉन ई, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया a अपॉन ई, तो a अपॉन ई इज इक्वल टू 25/3, ये पहला रिलेशन हो गया। फोकस क्या होता है a, 0। लेकिन अगर मैं फोकस से वर्टिकल पे जाता हूँ तो x कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो अभी भी कितना रहेगा, वही रहेगा, a ही रहेगा। लेकिन वो कभी न कभी 3,5 से पास कर रहा है, मतलब वहाँ का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो a का वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है। बस a और e के बीच में 2 रिलेशन आ गया, बस काम खत्म करते हैं हम लोग। हाँ ये हो गया a अपॉन ई इज इक्वल टू 25, 3 की जगह मैं a ही रख देता हूँ ये कौन सा कैल, e से कट गया, a² बराबर 25 आ गया, a² बराबर 25, तो a बराबर कितना आ गया 5, a बराबर 5 आ गया, तो e बराबर कितना आ गया 3/5। अब b कैसे आएगा, b² इज इक्वल टू a² 1 - e², तो b² नहीं पता, a² पता है कितना 25, 1 - e², e कितना है 3/5, तो 1 - 9/25, तो 25 16/25, 25 कटा, तो यहाँ से b² कितना आ गया 16, b का वैल्यू कितना आ गया 4। a पता चल गया, b पता चल गया, क्या चाहिए हमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, तो कितना 2b² कितना 16, a कितना 5, तो 32/5। क्या था इसमें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो थी नहीं। हाँ कैलकुलेशन था, मैं बोल सकता हूँ 21। ये देखो, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर देर आर 20 क्वेश्चंस ऑफ इक्वल मार्क्स, ठीक है, टोटल 20 है, टोटल 20 है। डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ओके, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी। ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टेकिंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है भैया। इफ सेक्शन ए हैज़ 8 क्वेश्चंस, सेक्शन बी हैज़ 6 क्वेश्चन, एक सेकेंड लिख लेता हूँ, सेक्शन ए में 8 है, सेक्शन बी में 6 हैं,
सी में भी 6 है, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है भैया, टोटल हमें 15 चाहिए ना। अब समझो, टोटल हमें 15 चाहिए और सभी में से कम 4 सेलेक्ट करने हैं, तो बस केसेस बना लो, केसेस बना लो भैया बस। केसेस कैसे बनेंगे देखना, इसमें 4, ठीक है, इसमें 4, इसमें 3, सॉरी इसमें 4 भी चेंज, 4 × 12 3 15, 7 ले लो, 3 एक्स्ट्रा ले लो। अच्छा, अब पता चला कि उसमें 7 तो ले ही नहीं सकते, ये हो गया गलत, है ना। चलो 4 4 वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने पहले में 4 को फिक्स किया है, तो बाकी के देखो, बाकी के कितने हो गए, 12 क्वेश्चन, इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं 7 क्वेश्चन, सॉरी 7 नहीं, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट होगा, इसमें से 5 ले लो, इसमें से 6 ले लो, या फिर इसमें से 6, इसमें से 5, खत्म हो गया। हाँ, अब इसे इसमें से, मतलब हमारा पहला वाला केस तो खत्म हो गया कि पहले वाले में, पहले वाले सेक्शन से मैंने दोनों में 4 4 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब मैं 5 क्वेश्चन लेता हूँ पहले वाले से। पहले वाले से अगर मैं 5 क्वेश्चन लूँगा तो बच्चे कितने टोटल, अभी 10। इस हमें 12 में से 10 लेने हैं, 12 में से 10 लेने हैं। तो 12 में से 10, इसका मतलब या तो मैं 4 और 6 ले लूँ इस 5 के बाद, या तो 5 और 5 ले लूँ, या तो मैं 6 और 4 ले लूँ, हो गया, ठीक है। तो 5 के 3 केसेस बन गए। अगला, अब मैं सोच रहा हूँ कि 6 ले लूँ इसमें। अगर इसमें 6 हो गया तो बचे कितने, 9 क्वेश्चन और सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, 12 में से 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक में 4 ले लिया, एक में 5 ले लिया, एक में 5 ले लिया, एक में 4 ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से मैंने 7 क्वेश्चन ले लिए, 7 लिया तो बचे कितने, 8, तो दोनों में हमें 4 4 चाहिए, तो 4 और 4, है ना। बहुत सारे केसेस हो गए भाई, ये बहुत सारे केसेस हैं। ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, मैं लिख देता हूँ कि करना क्या आगे, आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। 4 5 6 का क्या मतलब है, 4 5 6 का मतलब है 8C4 इंटू 6C5 इंटू 6C6, फिर प्लस अगला वाला लिखना है। 4 6 5 का मतलब है 8C4 इंटू 6C6 इंटू 6C5, है ना। ऐसे सभी को लिखना है और बाद में सबको सॉल्व करके ऐड करना है और बाद में आपको आंसर बताना है। आंसर कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन, ज़रूर बताइएगा। हाँ, बताना ज़रूर। 22 नंबर क्या है भाई, 22 नंबर क्या बोला, y इक्वल टू वाई एक्स बी ए कर्व लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन इतना एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑलवेज समथिंग, एरिया दिया है, ठीक है। और फिर y1 का वैल्यू 1 दिया है, तो 12y2 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है भैया। सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसका लैंग्वेज ख़राब है बट ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या बोला है देखो, y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई डैश एक्स, स्लोप हो गया x माइनस एक्स। अब बोला क्या है, कोई तो एक कर्व रहा होगा जिस पे एक पॉइंट रहा होगा x, y, तो x, y तो एक पॉइंट हो गया अभी, ध्यान से। हाँ, अब सुनना, अब बोला है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस कहीं ना कहीं कट करेंगे ना तो एक ट्रायंगल बनेगा। देखो क्या बोला है, लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द, ये लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब कि अगर ये लाइन मान लो कुछ ऐसा है तो ये वाले एरिया की बात चल रही है और वो एरिया दे दिया है। तो वो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग हमेशा, सबसे पहले इसमें x को 0 रखो, y का वैल्यू निकालो। x को मैंने 0 रख दिया, देखो कैपिटल X को 0 रख दिया, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, आएगा y माइनस एक्स वाई डैश एक्स, ऐसा, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर मैं एक बार y को 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू कितना आएगा देखना, y को 0 रख दिया, x का वैल्यू कितना आएगा, आएगा ऐसा x माइनस वाई
अपॉन वाई डैश एक्स। ठीक है, घबराना नहीं आप लोग, चलते रहना साथ में। इसका एरिया की बात करता हूँ। देखो जो ट्रायंगल है तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश एक्स। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना है वाई माइनस एक्स वाई डैश एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे दिया है। इसका वैल्यू देखो इतना खतरनाक से कुछ तो दिया है, माइनस वाई स्क्वेयर ऐसा दिया है, माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 वाई डैश एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हो गया 1/2, अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर वाई डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश एक्स, और प्लस में कितना हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 वाई डैश एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई डैश ये तो कट गया, पूरी तरीके से कट जाएगा क्योंकि 1/2 बाहर है। और देखो एक्स वाई और एक्स वाई, 2xy 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 1। नहीं नहीं इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे बाई 2 रहेगा ना। हाँ ध्यान से, अब 2 को मैंने फिर से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ अब समझना, अभी जो y डैश एक्स है ना ये dy बाई डी एक्स है। कितना है dy बाई डी एक्स, मैं लिख रहा हूँ फिर से 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स ये उधर गया राइट में गया, फिर कितना है माइनस 2xy और प्लस 2 इक्वल टू 0, तो डिवाइड कर दिया dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिख रहा है यहाँ से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं बना लेता हूँ। कितना होगा e के पावर में इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया e के पावर में माइनस 2 1 बाई एक्स का कितना ln x, कितना हो गया है 1 बाई एक्स स्क्वेयर। है ना, ओके ठीक है, तो आंसर कितना आएगा y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, हे प्रभु कुछ मिस्टेक ना हो तो कितना हो गया माइनस 2 इधर आया, 1 बाई एक्स के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा x के पावर ऊपर गया माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया हमने। कुछ तो दिया होगा ना, y1 का वैल्यू 1 दिया है। ठीक है, 1 पे 1 आना चाहिए, तो ये 1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 बाई 3 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 3, तो ये कितना हो गया y अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई 3x क्यूब प्लस सी, है ना। अच्छा सी की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ, सी की जगह पे 1 बाई 3 रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है y का वैल्यू 2 पे बताओ, फिर बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देना। y का वैल्यू 2 पे बताओ, तो y बाई 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 24 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक सेकेंड क्या हो रहा है ये हो गया है 1 बाई 12 प्लस 4 बाई 12। ठीक है, तो कितना हो गया 5 बाई 12, ये y बाई 4 का वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 बाई 3, y का वैल्यू 5 बाई 3 है, उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करके बताना है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू y2 का वैल्यू कितना है देख लो
5/3 आया है। तो 3 से काटा तो 4, 4 पचे 20। देखो 20 सही आंसर आ रहा है मेरा। मुझे खुद ही नहीं पता कि सही आंसर एक्चुअल में है या नहीं है ये, है ना, बट ठीक है, तरीका अपना सही होना चाहिए, बस आंसर तो अपने आप आएगा। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सबसे चिंदी क्वेश्चन है इस पेपर का, अगर ये सही क्वेश्चन है तो। देखो यहाँ पे देखो, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब बचा कौन, एक्स। तो x इंटू पॉजिटिव 0 है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो x का वैल्यू 0 इज द। ओके चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। 24। देखिए 24 नंबर पे क्या बोला है, कंसिडर 2 सर्कल्स C1 C2। 2 सर्कल दिया है, देखिए भैया 2 सर्कल दिया, मैं बना देता हूँ फटाफट। ओहो 2, हाँ चलो भैया, एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया। तो क्या करते हैं ना, एक सर्कल देखो सेंटर 0 0 है, तो मैंने 0 0 बना दिया है। दूसरे का सेंटर अल्फ़ा कॉमा 0 है, तो मतलब उसका भी सेंटर जो एक्स एक्सिस पे ही है, बट उसका रेडियस थोड़ा कम है, लाइक 4 है। तो हमें कट करता हुआ एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 5 से 9 के बीच में है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया मैं आपको बता दूं पहला तो, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उनको अगर मैं इसके रेडियस को मिला दूं, लाइक सेंटर्स को मिला दूं, तो इनके बीच का जो एंगल है ना, ये अगर मैं थीटा बोलूं, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, साइन इनवर्स अंडर रूट, साइन इनवर्स के बाद क्या हो गया भाई ये, अरे बाप रे चल क्यों नहीं रहा है, ये क्या हो गया। अच्छा ये तो पेंसिल ही ख़त्म हो गया यार, चार्जिंग। 1 मिनट में चार्ज कर लेता हूँ मैं ख़त्म हो गया है तो यार, देख लेते हैं चार्जिंग कितना है। चार्जिंग तो 0 हो गया भाई ये। अरे स्कोर भी देख लेते हैं कितना है। ओ आरसीबी 7 ओवर में 57 रन, विराट कोहली 37, वाओ। मारो विराट कोहली, आज जो है वो पाकिस्तान के को मार मार के भूसा बना दीजिए, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाब है, ये पंजाब है भाई, PBKS। ये लगा पाकिस्तान ही, गलती हो गया भैया, पंजाब फैंस। देखते चार्ज हुआ क्या, लगेगा 1-2 मिनट लगेगा। अच्छा तब तक मैं आपको ना थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या करना है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल तो दे ही दिया है ना, अब क्या बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 इज़ बीटा। देखो जहाँ पे कट किया है ना, जहाँ पे कट किया है वहाँ से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों मिल जाएगा, तो ये कॉमन कॉर्ड है। क्या बोला है, वो अगर बीटा है तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा को रिलेट करना है और बीटा को भी। ओके ठीक है, देख लेंगे, बस एक बार पेंसिल चार्ज हो जाना दीजिए। देखिए आपका मैं 2-4 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा इस पे मैं नहीं चाह रहा दोबारा वीडियो बनाना पड़े यार। कितना हो गया, कितना, चलो ठीक है, विराट कोहली के 40 रन हो गए। हाँ चलो भैया 400 हो गया लगभग, देखते भगवान करे कि ये इसी में हो जाए पूरा। हाँ चलो साहब बात कर लेते हैं फटाफट अभी। अब देखो क्या है, थीटा बराबर कितना दिया है, √63/8। ओके देखो इसमें जो अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा ना, तो ये जो बीच में कॉमन कॉर्ड दिख रहा है इसका लेंथ कितना दिया है, बीटा। अब मैं देखो नाम रख देता हूँ, इधर नाम रख दिया C1, ये C2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A मान लिया।
अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ AC1C2, ठीक है। अच्छा, दोनों का रेडियस दिया, ये 5 है, ये कितना है 4 है। तो अगर मैं एरिया का देखो दो फॉर्मूला होता है। एक तो मान लो कोई ट्रायंगल ऐसा है और ये एंगल थीटा दिया है, ये A है ये B है, तो एरिया कितना होता है हाफ AB साइन थीटा। और एक तो परपेंडिकुलर वाला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ AC1C2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा हाफ 4 इंटू 5 हाफ AB साइन थीटा, ठीक है। और यही सेम एरिया को अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लिखूं तो हाफ इंटू बेस मतलब C1 से C2 तक का डिस्टेंस, ये कितना है अल्फा के बराबर है, इंटू हाइट देखो पूरा ट्रायंगल में जो मतलब वर्टिकल लाइन है वो पूरा बीटा का है, तो कितना हो जाएगा β/2। और ये दोनों भी सेम एरिया है तो सेम होने चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ हाफ इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन थीटा कितना है देखो √63/8 बरोबर में कितना आ गया अल्फ़ा इंटू β/4। तो चलो भैया काटा पीटा कर देते हैं, काटा पीटा 4 दूना 8 और 4 से काट दिया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 5 इंटू √63। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, शायद ये पूछा गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। हाँ, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 63। तो मल्टीप्लाई कर लो यार, 25 या 75 होता है, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, 150 में 7 157, 1575 आंसर है। तो 1575 ये आंसर है अपना। चलिए देखते हैं अगला क्या है 25 नंबर पे क्या बोला है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इंटरसेक्ट द लाइन्स L1 एंड L2। कोई लाइन देखो L1 है और दूसरी लाइन कोई तो L2 है, सपोज ऐसा कुछ है, ये लाइन L1 है ये L2 है। कोई तो एक लाइन है जो -1 2 3 से पास कर रहा है, तो सपोज ऐसा है वो पॉइंट -1 2 और 3 ये पॉइंट हो गया और ये इससे पास कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है पहले वाले लाइन पे, पहले लाइन में लिख लेता हूँ, या फिर ये कोऑर्डिनेट क्या बोला है अल्फ़ा बीटा गामा, और दूसरा क्या बोला है A, B, C, ठीक है। फिर बोला है मतलब कुल मिला के हमें अल्फ़ा बीटा गामा ये सब चाहिए, फालतू चीज़ें। एक बात बताओ, अगर मुझे L1 पे कोई पॉइंट मानना हो तो आपको पता है कि लाइन के ऊपर कैसे पॉइंट मानते हैं। लाइन L1 देखो ध्यान से, ये x-1/3 ये वाला देखो, इस पर अगर मुझे कोई जनरल सा पॉइंट मानना हो तो मैं कैसे मानूंगा ऐसा ना 3 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 2 -2 लैम्डा -1। ध्यान से देख लो स्ट्रेट लाइन को, ये -2 लैम्डा -1। सिमिलर वे में अगर मुझे L2 पे कोई पॉइंट मानना हो ABC को तो मैं कैसे मानूंगा -3 लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं मान सकता इसमें मुझे कुछ तो और वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो कुछ तो म्यू मान लेता हूँ ना मैं, -3 म्यू -2 म्यू +2 और 4 म्यू +1, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ध्यान से देखो ये तीनों पे पॉइंट -1, 2, 3 और ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये ABC, ये तीनों भी सेम लाइन में है, तो इनका DR भी क्या होगा सेम होगा, DR भी क्या होगा सेम होगा ना। तो देखो ये पॉइंट मान लिया A, ये B, ये C कुछ तो, अच्छा दिया इनका नाम भी दिया यार, तो कि मैं फालतू में मान रहा हूँ। एक सेकेंड, क्या हो गया पूरा उड़ गया। हाँ, अब देखो साहब, अल्फ़ा बीटा गामा क्या दिया है M दिया है और ये क्या दिया है N दिया है। एक बात बताओ, अगर मैं DR लिखता हूँ AM का मान लो मैं DR लिखता हूँ, तो घटा के लिखते हैं ना, पता है ना आपको, ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा + 2 2 लैम्डा और -2 लैम्डा -4। देखो मैं घटा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो है उसमें से -1 2 3 घटा रहा हूँ। सिमिलर वे में DR ऑफ AN जो होगा वो भी तो सेम ही है ना, तो घटा के लिख दे रहा हूँ। -3 म्यू -2 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 म्यू -1 बचेगा, ठीक है। और -2 म्यू +2 में 2 घटाना है, तो -2 म्यू हो गया, 4 म्यू +1 तो इतना हो गया 4 म्यू -2, 3 घटाना था ना। अब देखो दोनों भी सेम लाइन के DR हैं, अगर दोनों भी सेम लाइन के DR हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए।
3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन माइनस 3 म्यू माइनस 1, ये बराबर होना चाहिए 2 लैम्डा अपॉन माइनस 2 म्यू के, ये भी बराबर होना चाहिए माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 4 म्यू माइनस 2 के। अगर मैं पहले दोनों को बराबर करूं तो देखो 2 से 2 कटेगा, माइनस म्यू उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस 3 म्यू लैम्डा और माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू इधर से कितना माइनस 6, एक सेकेंड इधर भी माइनस 6 आना चाहिए था ना, एक सेकेंड मैं माइनस 2 म्यू से सीधा मल्टीप्लाई कर, 2 से 2 इधर ही काट देते हैं ना, क्या करते हैं 2 से 2 काट दिया, चलो अब मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस 3 म्यू लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू इधर से माइनस 3 म्यू लैम्डा और माइनस लैम्डा, तो देखो ये तो कट गया, तो माइनस लैम्डा बराबर 2 म्यू आ गया, माइनस लैम्डा बराबर 2 म्यू। ओके ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो 4 म्यू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू इधर से माइनस म्यू का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 2 म्यू लैम्डा और प्लस 4 म्यू, ऐसा कुछ, ठीक है। अब लैम्डा और म्यू देख लेते हैं कितना है, उधर कितना चला गया 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू, इधर कितना आ गया देखो 2 म्यू लैम्डा। एक सेकेंड, ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू 0 आ रहा है यार, हे प्रभु, ये तो 0 आ रहा है यार। लैम्डा का वैल्यू अगर मैं माइनस 2 म्यू इधर रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू भी 0 और म्यू का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। अगर 0 0 आ गया तो ये पॉइंट तो कितना बन जाएगा 1 2 और माइनस 1। अरे यार सही है कि नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है मुझे इतना इजी हो जाएगा, माइनस 2 2 और 1। ओके, तो अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नीचे से देख लो 1 हो गया। तो अल्फ़ा मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए ना, ये स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इधर भी स्क्वायरिंग कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर 4 है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, आप ज़रूर कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा, है ना। चलो मेरे को सही भी लग रहा है, आंसर भी ठीक ठाक आ गया है। 26 देखते हैं क्या है, हमें क्या निकालना है वेरिएंस निकालना है। अब देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं सिग्मा स्क्वायर का, तो कितना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार का होल स्क्वायर, ये है सिंपल सा फॉर्मूला, है ना। अच्छा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर होता है यहाँ पे बस, ठीक है ना। अच्छा, अब सिग्मा एक्स बार कैसे निकालेंगे, या फिर एक्स बार कितना कैसे निकालेंगे। अच्छा, सिग्मा कहाँ होता है उसमें, एक्स बार बोल दिया तो सिग्मा कहाँ, एक्स बार का वैल्यू कैसे आएगा, एक्स बार ऐसा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई को क्या बोलते हैं यहाँ पे एन जो रखा है ना। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो देखो इधर तो 0 हो गया, फिर 2 मैं लिख देता हूँ 0 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 60 प्लस 36, नीचे एफ आई का पूरा ऐड 3 2 5 3 8 2 10 6 16 3 19, अरे बाप रे 19, कोई बात नहीं। देखो 15 12 17 17 12 29 29 और 60 89 89 प्लस 6 95 95 प्लस 30 125 125 125 बाई 19। अरे यार ये तो बहुत गंदा आंसर आएगा लग रहा है, एक्स बार देखो इतना गंदा आया है, हे प्रभु बचाइए। 3 2 5 3 2 5 5 5 10, ये 20 कर देते ये लोग यार, दिमाग ख़राब कर दिए। अब एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ ना, एक्स आई का स्क्वायर लिख लेता हूँ पहले, एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पे एफ आई लिख लेता हूँ। देखो एक्स आई का स्क्वायर 0 तो 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा,
25, 36, 100, 144। ये तो बदलाव नहीं आएगा, 3 2 3 2 6 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड करो, पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमारा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यार, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 75, 36 दूना 72, 600, 3 से मल्टी, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 1 का 3 1 4, 432 हो गया। अब सबको ऐड करना है मुझे, सबको ऐड कर देता हूँ इधर मैं, इधर सिग्मा लगा देता हूँ, है ना। तो ये 432 है ना, 2 2 4, 4 2 6 5 11, 3 7 3 10, 10 7 17, 1 18, 4 6 4 10, 10 1 11, 1181 आ रहा है ना। तो जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1181 बटे में कितना आएगा, सिग्मा एफ आई कितना था, वो तो 19 था, और माइनस इधर कितना 125/19, इसका क्या होल स्क्वायर। अब भैया देखो, ये मैं लाइव में सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, मतलब कि रिकॉर्डिंग में बहुत सारा समय लग जाएगा इसमें यार, पता नहीं बच्चों कैसे करते होंगे इसको। मैक्स टू मैक्स क्या करूँगा मैं, 19 कॉमन ले लूँगा। अरे यार 1/19 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, 1181 माइनस 125 अपॉन कितना 19 से मल्टीप्लाई करो। देखो भैया आपका काम है भैया, ये प्लीज़ सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, समथिंग एक पैराबोला दिया है, जो पैराबोला दिया है उसका अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स 1,2 है, वर्टेक्स 1,2, तो 1,2 कुछ यहाँ पे आएगा और राइट ओपनिंग है ना, तो ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। और एक कोई तो स्ट्रेट लाइन दिया है इसमें, स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, x - 2y + 4 एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रहा है कर्व को। तो ये कितना है, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2y - 4, 2y - 4 - 1 हो गया, तो कितना हो गया, y² - 4y + 4 इज इक्वल टू 2y - 5। कितना हो गया, y² - 6y + 9 इज इक्वल टू 0। वाओ, मज़ा आ गया। y का वैल्यू केवल 3 आया, तो y का वैल्यू अगर 3 है तो x का वैल्यू भी तो सिंगल आएगा ना। y का वैल्यू 3 देखो रख दिया, x का वैल्यू कितना आएगा, 2y - 4, तो 2 × 3 - 4 दैट इज़ 2। तो 2,3 एक पॉइंट है। अच्छा, अगर ये एक पॉइंट आया ना, इसका मतलब वो टेंजेंट है। वाह यार, मज़ा आ गया। तो इसका मतलब ये टेंजेंट रहेगा ना। हाँ, ये कोई तो पॉइंट है जो कि 2,3 है, उस पर टेंजेंट है। अब क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, y0 तो x - 4, हाँ एकदम सही बना दिया मैंने। अब हमें कौन सा वाला एरिया निकालना है, एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला है ना, मतलब कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। देखते हैं साहब ये वाला एरिया कैसे आएगा, बहुत ईजिली आएगा ये वाला एरिया। देखो मैं क्या करूँगा ना, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं 2,3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये जो मैंने देखो ब्लू वाले से बना रहा हूँ, ये वाला, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं ऐसा कर दूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ, ये 2,3 हो गया ना, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 3, यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे 0 है। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ 0 से 3 में, किसको, वो जो y वाला फंक्शन था, मतलब x वाला फंक्शन क्या बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 + y - 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो पूरा एरिया आ जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक में। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ वो ट्रायंगल का एरिया है ना। ट्रायंगल एरिया कैसे करूँगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे y एक्सिस कट गया वो लाइन, तो लाइन कितना होगा 0,2, तो ये हाइट कितना हो गया, ये 1 हो गया, और बेस कितना है 2, तो इसका एरिया कितना हो गया 1। हाफ इंटू 1 × 2 करेंगे तो 1 आएगा ना, इसमें से मुझे 1 माइनस करना है, ये हमारा फाइनल एरिया है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन के बाद 1 माइनस करना है, ये नहीं कि 1 को भी इंटीग्रेट कर दिया उसी में।
तो हमें -1 अलग से करना है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, 0 से 3 में है ना, हाँ सीधा इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये 1 का कितना हो जाएगा y प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर का कितना होगा y माइनस 2 का क्यूब बाई 3, और इसे हमें 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है, -1 बाद में करना है। तो चलो मैं 3 रख दे रहा हूँ ना, तो कितना आएगा 3 प्लस, इसमें मैंने क्या रखा 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1 बाई 3 माइनस, अब मैं 0 रखूँगा, y तो 0 रखा 0 हो गया, इधर 0 रखा तो कितना आ गया 8/3 -8/3 सॉरी, और बाद में -1, तो कुल मिला के कितना हो गया 3 प्लस 1/3 प्लस 8/3 -1। तो ये 8/3 प्लस 1/3 कितना होता है 9/3, दैट इज 3 ओनली, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5 हो गया। तो 5 मेरा सही आंसर आ रहा है 5। चलो 28 नंबर में क्या है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट इतना विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। वाओ, तो ठीक ठाक सवाल लग रहा है यार, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। एक सेट है, मतलब इसमें क्या है 1 2 3 4, और दूसरा क्या है, ये भी ऑन है ना, तो 1 2 3 4 ये भी रहेगा। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब यहाँ से यहाँ रिलेशन डिफाइन हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस पर यार। मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं टोटल बोलूँ कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, अगर मैं a क्रॉस a की बात करूँ तो a क्रॉस a में कितने होंगे 16 एलिमेंट होंगे। तो ऐसा होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर से होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ऐसे बनेंगे ना बहुत सारे, मतलब कि 2 लाइन और बनेंगे। मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, 3 2 3 3 3 4, अगला क्या होगा 4 1 4 2 4 3 और 4 4। अब समझना है ना। अगर मैं बात करूँ इसमें सेम एलिमेंट कितने हैं, तो सेम एलिमेंट ये है, सेम एलिमेंट वो है। अच्छा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा सॉल्व करूं कि मैं वो रिलेशन फाइंड आउट कर लूं जो टोटल रिफ्लेक्सिव है ना, और वो रिलेशन फाइंड आउट कर लूं जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ऐसा, और घटा दो तो ऐसा कुछ। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कैसे आएगा। टोटल सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है आप समझो ना, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है ना कि अगर 1, 2 अवेलेबल है तो 2, 1 भी मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है। ऐसे ही अगर 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ना, अब मैं बोलूँ कि 1, 2 और 1, 3 ऐसे वाले कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे टोटल कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो अब बात को समझो, मैं बोलूँ कि 1, 2 या तो आएगा या तो नहीं आएगा, तो 1, 2 के लिए चॉइसेस कितने हैं 2। अच्छा एक बात समझो, अगर 1, 2 आया तो 2, 1 भी आएगा, वो तो अपने आप आ गया, और 1, 2 अगर नहीं आएगा तो 2, 1 भी नहीं आएगा। बात सही है। तो इसका मतलब अगर मैंने 1, 2 पे कोई मतलब कंडीशन लगाया कि वो या तो आएगा या तो नहीं आएगा, मान लो कि 1, 2 आ गया तो 2, 1 तो अपने आप आ गया, क्योंकि उसको सिमेट्रिक होना है ना। और 1, 2 अगर नहीं आया तो 2, 1 भी नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों पेयर्स पे एक ही चॉइस, मतलब 2 चॉइस है, या तो दोनों आएंगे या तो दोनों नहीं आएंगे, इसलिए मैं क्या कर दिया 2 चॉइसेस इनटू। अब यही सेम चीज़ 1, 3 और 3, 1 के लिए रहेगा, तो उसके लिए भी 2 चॉइसेस, 2 2 2 और 2। क्यों, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट है, ध्यान से देख लो। अच्छा,
अब अगर मैं बात करूं कि 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे और 4 4 पे क्या कंडीशन है ना, समझना आप लोग, बड़ी मज़ेदार बात करने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 1 आया है, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहा हूँ, 1 1 आया तो चलता है क्या? देखो 1 1 तो खुद ही सिमेट्रिक है भाई, तो 1 1 आए चाहे ना आए, इस पर कोई कुछ मतलब बाउंडेशन ही नहीं है। तो देखो फिर इनटू, अगर मैं 1 1 की बात करूं तो आए चाहे ना आए, 2 2 आए चाहे ना आए, आए चाहे ना आए, आए चाहे ना आए, तो कुल मिला के कितना हो गया देखो, 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर में 11 हो गया है। समझ रहे हैं आप लोग, 2 की पावर में 11। हाँ तो देखो इसमें यार 2 की पावर 11 नहीं, ये जो मैंने 5 बार लिख दिया ना, 4 बार ही रहेगा ना, ये 4 बार ही रहेगा यार, ज़्यादा बार हो गया है, कितना रहेगा 4 बार, तो 2 की पावर में 10 आएगा यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बात की आपसे कि टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, 2 के पावर में 10। अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों हो। अब बताओ सिमेट्रिक भी हो रिफ्लेक्सिव हो, अच्छा बताओ अगर वो सिमेट्रिक है तो 1 2 2 1 1 3 3 1, उसके लिए तो टोटल यही होगा ना कि 2 2 2 2 2 2 2, 6 बार 2 2 2 होगा इनटू। अब बात करता हूँ बीच वाले एलिमेंट्स का, 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो 1 1 तो कंपल्सरीली आना ही पड़ेगा ना, 1 1 को भी आना पड़ेगा, 2 2 को भी, वो भी एक एक तरीके से आना ही पड़ेगा, मतलब ना आए चॉइस ही नहीं है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 के पावर में 6। तो मैं बात करूं कि टोटल सिमेट्रिक 2 के पावर में 10 है, टोटल सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव 2 के पावर में 6 है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कितने होंगे, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, 2 के पावर में 10 माइनस 2 के पावर में 6। तो 2 के पावर में 10 कितना होता है 1024, और 2 के पावर में 6 कितना होता है 64। देखो इसका मतलब 1020 में से 60 घटाना है ना, तो 960 आ जाएगा, 960 सही आंसर है इसका। सही आंसर क्या है 960। अगला सवाल 29 नंबर पे देखते हैं क्या है भाई। अरे दादा, कुछ तो सिग्मा वगैरह पूछ रहा है। सिग्मा में क्या है, एन सी के का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है के प्लस 1। ओके ठीक है भैया। अच्छा वेरिएबल कौन है, के है वेरिएबल, ओके। ठीक है भाई मान लिया मैंने। तो अल्फ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, एन सी के का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे कितना है सिग्मा एन सी के इंटू एन सी के डिवाइडेड बाई कितना है के प्लस 1। ओके के का वैल्यू 0 से लेकर के n तक है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें वेरिएबल कौन है के, तो ध्यान से हमें थोड़ा खेलना पड़ेगा इसके साथ, ध्यान से खेलना पड़ेगा भैया। एन सी को मैं लिख रहा हूँ ना n फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल और n माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू दूसरा एन सी के मैं रहने दे रहा हूँ, ओके ठीक है भैया। और नीचे कौन है के प्लस 1, के प्लस 1, और ये पूरा किस में है सिग्मा में, ठीक है। अब देखो ये के प्लस 1 तो मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन नीचे के प्लस 1 और के मिलके क्या हो गया के प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इधर कितना n माइनस के का फैक्टोरियल, उसको मैं रहने देता हूँ n माइनस के का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो अगर मैं ऊपर यहाँ पे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और डिवाइड मैंने यहाँ पे कर दिया 1 अपॉन n प्लस 1 से, तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल,
और एन सी के तो यहाँ पे है ही, इसका मतलब वहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा के अंदर में एन सी के तो एक था ही, लेकिन दूसरा वाला n+1 इंटू एन फैक्टोरियल क्या बन गया, n+1 का फैक्टोरियल, फिर वो टोटल क्या बन जाएगा n+1 सी के प्लस वन। ध्यान से देखो, इसको एक्सपांड करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे नीचे कितना है 1/n+1। ये कौन है, अल्फ़ा। चलो हमने जो के वगैरह था उसको तो निपटा दिया है ना, के वगैरह को निपटा दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका वैल्यू की भी बात करूं तो ये हो गया 1/n+1 सिग्मा। एन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस के इंटू n+1 सी के प्लस वन। ठीक है, तो जब भी आपको दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम निकालना हो ना, उसका सिग्मा वगैरह हो, तो ध्यान से देखो कि क्या नीचे वाला जो सी के नीचे वाला लिखा है वो सब ऐड करके कुछ कांस्टेंट आ रहा है क्या, तो कांस्टेंट तो आ रहा है। देखो कि दोनों कट के n+1 आ रहा है तो कांस्टेंट है। तो क्या करो, ऊपर को ऐड करो, n+1 इंटू एन कितना होता है, n+1 कितना होता है 2n+1, तो 1/n+1 तो था ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 2n+1 सी, नीचे को ऐड करके कितना आ रहा था n+1, तो n+1। ये कौन है, अल्फ़ा। यही सेम काम हमें बीटा के साथ करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले बीटा कौन है। बीटा है के का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, एन सी के इंटू एन सी के प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ एन, चलो लिख दिया, एन सी के प्लस वन अपॉन में कितना है k+2। ठीक है, जैसे मैंने पिछले में इसको मॉडिफाई किया था, तो अगर मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ n+1 से और डिवाइड कर दूँ इधर 1/n+1 से, तो होगा क्या कि ये जो पूरा चीज़ है ना, ये क्या बन जाएगा n+1 सी के प्लस टू, ऐसा बन जाएगा वो n+1 सी के प्लस टू। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/n+1 सिग्मा के अंदर में k का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक, ये कितना बन गया एन सी के इंटू n+1 सी के प्लस टू, 1/n+1। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा एन सी n-k इंटू n+1 सी के प्लस टू। अब देखो इसका फिर से देखो, जो सी के नीचे वाला है उसका सम किया तो n+2 आ रहा है ना, और ऊपर कितना आ रहा है 2n+1 आ रहा है, तो कितना हो गया 1/n+1 2n+1 सी n+2। ये कौन है, बीटा। तब क्या दिया है 5 अल्फ़ा बराबर 6 बीटा। क्या दिया भैया 5 अल्फ़ा बराबर 6 बीटा। तो 5 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन है देख लो पहला, 1/n+1 इंटू 2n+1 सी n+1 बरोबर में 6 इंटू बीटा 2n+1 सी n+2। हमारा काम है इसको सॉल्व करना अभी। तो देखो ये तो कट गया 1/n+1, तो ये हो गया 5 इंटू 2n+1 सी n+1 कैसे आएगा 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल इंटू, इसको घटा के लिखेंगे तो 1 से 1 कट गया तो n फैक्टोरियल आएगा बरोबर, इधर कितना 6 इंटू 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 का फैक्टोरियल इंटू, इधर से कितना आ गया घटाओ n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो काटा पीटा हो रहा है काट पीट दो, 2n+1 कट गया, इधर कितना है 5 n+1 तो कटने वाला है, n फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ n इंटू n-1, तो n-1 उधर का कट गया बराबर 6/n+2 ऐसा लिख दिया, क्योंकि n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल इधर लेफ्ट वाले से कट गया, तो आ गया 5n+10 इज इक्वल टू 6n। तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। तो n का वैल्यू देखो इसमें मेरा तो 10 आ रहा है।
n का वैल्यू कितना 10। ओके 30 नंबर लास्ट है क्या बोला, एस एन विद द सम टू n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11। अच्छा ये प्रोग्रेशन दिया है, अच्छा ओके तो कितना है भाई, एस एन दिया है जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। कभी आएगा तो हम यूज़ कर लेंगे। 40 ये कितना है 6 अपॉन n इंटू n+1। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा दिया है ना, सिग्मा एस के दिया है, सिग्मा एस के, तो मैं अगर एस के की बात करूं तो एस के देखो कितना होगा, एस के का मतलब k बाई 2 के नहीं यार 2a होता है ना, तो 2a का मतलब 6 प्लस n-1 मतलब k-1 इंटू डी मतलब कितना 4। ये सिग्मा हो गया, और ये 1 से लेकर के n तक k का वैल्यू वेरिएबल है, और 42 तक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में उसे मैं 40 से 42 कर दूंगा ना। ये हो गया 6 अपॉन n इंटू n+1। सिग्मा के अंदर में क्या है देख लो, 2 का मतलब देखो अंदर क्या लिखा है 6 प्लस 4k-4, 6 प्लस 4k-4 कितना हो गया 2 प्लस 4k। ये हो गया 6 अपॉन n+1। सिग्मा के अंदर में 2 से काट दिया तो कितना बन गया k प्लस 2k²। ओके अब मैं सिग्मा फॉर्मूला लगा देता हूँ। सिग्मा के कितना होगा n+1/2 प्लस 2 टाइम्स में सिग्मा n² कितना होता है, सिग्मा k² वही बात हो गया n+1 2n+1/6। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो n+1 कट गया तो बचा कितना 6/2 मतलब कि 3। इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 6 भी कट गया, n इंटू n+1 भी कट गया, तो बचा कितना 2 इंटू 2n+1 जो कि कितना है 4n+5। तो 4n+5 का जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है और 42 से कम है, तो 4n का वैल्यू 35 से ज़्यादा होना चाहिए और 37 से कम होना चाहिए। तो n का वैल्यू 35/4, 35/4 मतलब कि 4 7 28 4 8 32 4 9 36, तो 8.9 बोल दे रहा हूँ मैं, और 37 9.1 बोल दे रहा हूँ। तो n का वैल्यू 8.9 से 9.1 के बीच में होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू 9 ही होना चाहिए। n तो इंटीजर ही होगा ना, तो n का वैल्यू कितना है 9। ओके तो चलो ये तो हो गए फाइनली हमारे 30 क्वेश्चंस। बस वीडियो आपको पसंद आया